फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स का एक बार शुरुआत से रिवाइज करा दे, ठीक है? चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हम लोग स्टार्ट किए थे कहां से? फोर्स से। कोई बात नहीं करोगे? फोर्स से हमने सबसे पहले कहा था कि फोर्स क्या होता है। तो देखिए कि कोई भी चीज जो हो रहा है उसके पीछे एक रीजन है, और जब मोशन होता है तो उसके पीछे जो एक रीजन है उसका ही नाम क्या है? फोर्स है। और जब इसको डिफाइन करने की हम लोग कोशिश किए तो डेफिनेशन क्या था? कोई बता सकते हो क्या था? हाँ, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन आइदर चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? फोर्स। तो या फिर बात कर रहे हो पीछे, हमने कहा कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने पे उसमें या तो क्या करता है, पूरी तरह से चेंज लेके आ जाता है, या फिर क्या करता है, चेंज लाने की कोशिश करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। और जब यह फिजिकल क्वांटिटी होगा तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसको मेजर किया जाएगा, और मेजर किया जाएगा मतलब क्या होगा? इसके पास यूनिट होगा। क्या होगा? किसी यूनिट में मेजर करेंगे ना, तो इसका यूनिट होगा। और दो यूनिट हमेशा फेमस होता है, एक तो होता है एसआई और एक क्या होता है? तो एसआई यूनिट क्या होता है इसका, और सीजीएस यूनिट क्या होगा? ये बातें याद रखनी है। और यहां से इसका रिलेशन कितना था? कितना था? सब कुछ याद है कि नहीं? यही चीज हम लोग किए थे। अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक याद रखना है वो याद रखना है क्या? इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ, तो फोर्स का इफेक्ट जल्दी जल्दी बताओ तो क्या क्या हो सकता है? ये चेंज करता है क्या? शेप एंड साइज को। दूसरा, डायरेक्शन को। तीसरा, जो रेस्ट में है तो इसको किस में ला सकता है? ये मोशन में ला सकता है। और जो मोशन में है इसको किस में ला सकता है? रेस्ट में ला सकता है। स्पीड को इंक्रीज और, है ना? यही सब चीज पढ़े थे ना हम लोग, तो ये भी याद रखना। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, या तो डायरेक्ट पूछ सकता है फोर्स क्या है, ऐसा यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, कौन किसके बराबर है, उसके बाद इफेक्ट लिखने के लिए पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है। और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ फोर्स, जो क्लास 9th में है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि बैलेंस किसको बोलते हैं और अनबैलेंस किसको बोलते हैं। तो हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाइएगा तो इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है। लेट्स से ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमेशा इसका वेक्टर सम होगा। कैसा सम होगा? सिंपल अलजेब्रा नहीं लगेगा। कैसा लगेगा? वेक्टर, क्योंकि F फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? F1 प्लस F2। और जब ये नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? बैलेंस्ड। और जब ये नेट फोर्स 0 के बराबर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको लिखना भी है। कैसे लिखेंगे? ये लिखा है भी है। कैसे लिखेंगे इसको? आपसे पूछे कि व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स। ये नोटिस है आप लोग के लिए, इनका भी पेमेंट पहले से बाकी है, ठीक है? तो जो भी हो जमा कर दीजिएगा। आपका क्या बोल रही? इनका कल इंग्लिश का एग्जाम। अरे हम क्या बोल रहे हैं? अगर जिनका भी पैसा है ड्यूज वगैरह जमा कर दीजिएगा, पैसा आने पर सारा काम होता है, समझ रहे ना? दे दीजिएगा तो काम आसानी होगा हम लोग के लिए। कैसे? ठीक है। और हाँ, 1 तारीख 2 तारीख से जिनको जिनको पार्टिसिपेट करना होगा डांस वगैरह में, स्पीच वगैरह में, कोई भी चीज में, तो आप अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है? तुम्हारा नाम दे देंगे डांस में। सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, कोचिंग का जिम्मेदारी है। ये नहीं कि एनुअल फंक्शन हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, ये वो पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना? ये सबके फजूल का बात नहीं सोचेगा। सिलेबस इतना है कि बाकी सबसे आगे रहेगा। इतना तो दावा के साथ कर सकते हैं।
और इतना दावा के साथ ये भी है, मतलब कोचिंग में 10th क्लास का जितना सिलेबस आ गया है पूरे महंदुर में किसी कोचिंग में उतना पढ़ाया नहीं गया। कितना जगह पे अभी तक एसएसटी स्टार्ट नहीं किया गया। हम लोग के पास एसएसटी 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर खत्म हो गया। 3 महीने यहाँ से चलेगा तो अभी तक तो मैं सबको लगता है 200 चैप्टर खत्म हो गया। 2 महीने के लिए जो यहाँ से चलेगा। और सितंबर होते होते 10th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, बाकी सबका आधा भी ले जाएगा। इसीलिए सिलेबस का जिम्मेदारी आप लोग टेंशन नहीं लिया करिए, वो हम लोग का टेंशन रहता है। ठीक है, बस भरोसा करके जिस तरह है भरोसा करिए। थोड़ा देखिएगा 8 बजे तक पेमेंट कर दीजिएगा, इस बार लेट सेट नहीं करेगा। फिर अगला महीने से जैसे आगे पीछे देते हैं वैसे दीजिएगा, एक महीना दे दीजिए। ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं, ये सारा चीज आपके पास नोटबुक में बना हुआ है कि नहीं, तो सब कुछ डिटेल में हम लोग किए हुए हैं। अब हमने कहा कि नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो इस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर नेट फोर्स 0 लगेगा तो क्या इसमें मोशन हो सकता है? इधर से जितना लग रहा है लेट सपोज 5 न्यूटन, इधर से भी लग रहा है कितना 5 न्यूटन, तो मोशन तो नहीं होगा। तो एक चीज लेकिन ये कर सकता है, क्या कर सकता है, इसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं ना, जैसे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगे लेकिन शेप एंड साइज में चेंज हो सकता है। और बाकी जितना काम करना है वहां पे ये सारा कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स से होगा, राइट। इसके बाद हम लोग किस चीज की बात किए थे, फ्रिक्शन के बारे में बात किए थे। तो फ्रिक्शन में क्या क्या चीजें आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, कल के लिए देख लीजिए ध्यान से। तो फ्रिक्शन सबसे पहले तो ये एक फोर्स है, क्या है, फोर्स है। तो आपसे पूछेगा कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो जो फोर्स का है इसका वही होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, तो इसका भी न्यूटन होगा। और सीजीएस यूनिट डाइन, सब कुछ सेम होगा। और दूसरी बात, फ्रिक्शन में आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है भाई, एक तो नॉर्मल रिएक्शन पे, याद है कि नहीं, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ, भूल गए हो क्या सब कोई, साथ साथ बोलो, नेचर ऑफ। ये पूछ सकता है कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर सकता है। तीसरी बात फ्रिक्शन से रिलेटेड है कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आपके पास आ जाएगा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक। उसके बाद आ जाएगा आपके पास क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां तक दिख रहा है सबको, आएगा ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन में 2 टाइप्स आता है, एक आता है क्या, स्लाइडिंग, और एक क्या आता है, रोलिंग। ठीक है, और इन तीनों में स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इन तीनों में रिलेशन है, आपको पता है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, लिमिटिंग, फिर स्लाइडिंग, और फिर, तो ये रिलेशन भी ऑब्जेक्टिव में मे बी की दिख सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा फ्रिक्शन में। क्लियर है? अब फ्रिक्शन के जस्ट बाद हम लोगों ने देखा था गैलीलियन का एक्सपेरिमेंट, जो कि एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है, लेकिन इससे हम लोग एक चीज याद रख सकते हैं, क्या, कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में रहता है वो उसी स्टेट में मेंटेन करना चाहता है, और इस प्रॉपर्टीज का नाम है इनर्शिया। और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इनर्शिया। इसमें से एग्जांपल देके पूछेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर डायरेक्ट भी पूछ दे कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया हमने देखा कि ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट में चेंज नहीं लाना चाहता, और इसी को हम लोग मेजर करते हैं, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसके पास जितना मास होगा उसकी इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, वो अपने आप में उतना जल्दी चेंज नहीं लाएगा। और 3 पढ़े थे यहां से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आई बात कि नहीं? और रेस्ट में क्या होता है, कौन सा एग्जांपल है, खास करके जो आपकी किताब में, जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है वो पढ़ के जाइएगा। कुछ भी एग्जांपल यही से उठा के दे सकता है एक भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कल क्वेश्चन कुछ ना कुछ दिखेगा ही आप लोगों को। इसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट किए थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ हम लोगों ने देखा था, इसका स्टेटमेंट ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पहले से रेस्ट में है तो वो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, और जो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो किस में रहेगा, मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक इस पे कोई भी, ये चीज लिखना जरूरी है यहाँ पे, क्या लिखना, अनलेस, एक्सटर्नल तो लिखना ही है, और अनबैलेंस्ड भी लिखना है। बहुत से बच्चा सिर्फ ये लिख देता है कि अनलेस इस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे, लेकिन फोर्स का नेचर भी डिफाइन करना है, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्स उसमें लगते रहता है अंदर से। तो फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए और अनबैलेंस्ड होना चाहिए, तभी वो रेस्ट से मोशन में आएगा और मोशन से रेस्ट में। ये न्यूटन का पहला लॉ है। समझ में आई बात की नहीं? इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक क्वांटिटी, इसमें सेकंड लॉ पढ़ने के लिए जरूरी, यहां तक हो गया ना, और यहां तक डिटेल में जो लिखा हुआ है सबको पढ़ के जाइएगा आज आप लोग। हेडिंग दे दीजिए मोमेंटम।
और एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम। लिखो ना भाई, आपको इंग्लिश पढ़ना है आपका? हाँ तो फिर पढ़िए ना। नहीं नहीं, बताना नहीं है अभी, वो बाद में बताइए। पहले अपने आप को देखना है, फिर दूसरे को देखना है। मोमेंटम होता क्या है, और इस बात नहीं कर, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, हमको एक चीज बताइए आप, लेट सपोज कि हमारे पास एक बॉल है जिसका मास 5 kg है, ठीक है, और ये कुछ स्पीड से, कुछ वेलोसिटी है इसके पास, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका मास 100 kg है, और ये भी सेम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है इस तरफ। और यहाँ पे देखिए, ये मुस्कान जो है खड़ी है ना, ऐसे मुस्कुराते हुए खड़ी है यहाँ पे ये। तो आप ये बताइए कि अगर ये बॉल है, इस बॉल से इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा या इस बॉल से इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? सेकेंड वाले से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, सबको पता है। लेकिन अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ा दे, 100 मीटर पर सेकंड कर दे, आप बताइए कि किससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? फर्स्ट वाले से पड़ेगा। कैसे पता? वेलोसिटी ज्यादा है तो, हाँ तो वो तो होगा ही ना, मोमेंटम के बाद तो बाद में करेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो इफेक्ट है, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हमारा एम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स को हमको कैलकुलेट करना है। तो फोर्स को कैलकुलेट, जैसे कि इसको हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग कैलकुलेट करना है। न्यूटन का सेकंड लॉ अमाउंट ऑफ फोर्स की बात करता है। तो अमाउंट ऑफ फोर्स हमको कैलकुलेट करना है अगर, तो हम किस चीज को कैलकुलेट करेंगे, वही चीज हम करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा स्पीड से अगर भेज रहे हैं, तो हमने देखा कि इसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास सेम है, तो हमने मास ज्यादा है, तो हमने देखा कि वो ज्यादा इफेक्ट पहुंचा रहा है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास ज्यादा हो जाए, वेलोसिटी कम रहे, फिर भी इफेक्ट ज्यादा, किसी ऑब्जेक्ट में मास कम रहे, वेलोसिटी ज्यादा रहे, फिर भी इफेक्ट ज्यादा, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो फोर्स का अमाउंट है ना, कितना होगा, जिसको हम लोग एक्चुअल में इफेक्ट बोलते हैं, वो कितना होगा, ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना है, कितना फास्ट वो चल सकता है, समझ में आई बात की नहीं, और दूसरा उसके पास कितना ज्यादा मास है, कितना ज्यादा मास है। तो इन दोनों ही क्वांटिटी को कंबाइन कर दिया गया, किसको किसको, मास को और वेलोसिटी को। हमने देखा जो इफेक्ट है वो मास बढ़ने से भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी बढ़ने से भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीज अगर बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट बढ़ रहा है, और दोनों चीज घटेगा तो उसका इफेक्ट घट रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक नया क्वांटिटी का नाम दिया, और उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोले, लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। और वो क्वांटिटी जस्ट क्या है हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी को एक नया क्वांटिटी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम। और मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कितना ज्यादा इफेक्ट पहुंचाएगा। जिसका मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा का मतलब क्या, या तो मास ज्यादा या वेलोसिटी ज्यादा या दोनों ही ज्यादा, है ना। और मोमेंटम कम मतलब या तो ये कम है या फिर ये कम है या दोनों ही कम है। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा है वो ज्यादा इफेक्ट पहुंचा सकता है, और जिसका मोमेंटम कम है वो कम इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो इसी को क्वांटिटी को हम लोगों ने एक नया क्वांटिटी डिफाइन किया यहाँ पे, क्या, लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वगैरह, और इस पे फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ लिखो, लीनियर मोमेंटम किसको कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is known as linear momentum। बोलेगा सर लिनियर क्यों लगाए हैं, क्योंकि एक मोमेंटम और आता है जब हम लोग दूसरा मोशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन वगैरह, है ना। जब रोटेशन वगैरह पढ़ते हैं तो एक मोमेंटम और आता है, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो वो हमको पढ़ना नहीं है अभी यहाँ पे, इसलिए इसका नाम रख दिया हम लोग क्या, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को जनरली पी से डिनोट किया जाता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, एम वी, क्योंकि V जो है वेक्टर क्वांटिटी है,
और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर इनटू वेक्टर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? तो लीनियर मोमेंटम जो है ये कैसा क्वांटिटी है? हाँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इसका ऐसा यूनिट लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? केजी मीटर। बात क्यों कर रहे हैं पीछे? अतुल क्या हो रहा है? तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। सीजीएस भी लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन ये वाला यूनिट याद रखना है, डायरेक्ट पूछता है कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो केजी मीटर पर सेकंड। मास वेलोसिटी के मास बढ़ रहा था, वेलोसिटी कम क्यों होगा? हमने बस एग्जांपल लिया कि किसी ऑब्जेक्ट में हो सकता है ना। मान लेते हैं कि किसी का ऑब्जेक्ट मास जो है आपका 100 केजी है, और स्पीड तो हम देंगे ना इसको, जितना भी दे। अगर हम इसको 5 मीटर पर सेकंड दे या फिर 100 मीटर पर सेकंड दे, कुछ भी दे सकते हैं हम स्पीड। यहां से ये है कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? मास का भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? वेलोसिटी का भी, है ना। वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। मोमेंटम का मतलब क्या है? इट इज जस्ट द मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ द फोर्स। कि मोमेंटम का मतलब है कि ये कितना इफेक्ट पहुंचा सकता है। समझ पाए कि नहीं? तो ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस पे एग्जांपल करना, मिटा दे, इधर मिटा दे। एक बॉल है जिसका मास क्या है भाई? 10 केजी, और v वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आपसे पूछा है मोमेंटम कितना होगा, बताइए कितना होगा? तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? हाँ, एम भी होता है, और ये हो गया भाई 10 इंटू 2 दैट इज 20 केजी मीटर पर। बात समझ आई कि नहीं? तो ये तो सिंपल था, लेकिन एक क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, वो बताओ। रिवीजन करके आए हो कि नहीं? A car is moving with an initial velocity. A car is moving with an initial velocity. A car is moving with an initial velocity 10 meter per second. 10 meter per second. 10 meter per second. Full stop. It is accelerated with the rate 2 meter per second square. It is accelerated with the rate 2 meter per second square. 2 meter per second square for 10 seconds. For 10 seconds. Calculate. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि ए। कैलकुलेट के बाद ए लिखना है। उसमें पहला क्वेश्चन, द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द कार। द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द कार क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि बी लिखना है, द चेंज इन मोमेंटम। द चेंज इन मोमेंटम। द चेंज इन मोमेंटम। द चेंज इन मोमेंटम। कार का मास हम लोग नहीं लिखे हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, मास ऑफ द कार 1000 केजी। मास ऑफ द कार ब्रैकेट में लिख लेना 1000 केजी। क्या बात समझ आ रही है? ट्राई कीजिए इसको। कार का मास क्या रखना है? 1000 केजी। जैसे हुआ क्या है कि आन्या के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया कहीं से, तो कार खरीद ली वो, और उसका कार यहां बना रहे। देखो ये जीप खरीद के लेके आई है,
और ये जो है इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ भाई 10 मीटर पर सेकेंड, और कुछ एक्सेलरेशन इसमें आ गया है, कितना आया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितना टाइम तक के लिए 10 सेकंड। मतलब इस टाइम तक ये जो है इनिशियल कंडीशन है, और फाइनल कंडीशन कहीं यहां पे होगा, राइट। हमको निकालना है पहला क्वेश्चन में इनिशियल मोमेंटम मतलब पी आई, और हमको निकालना है फाइनल मोमेंटम मतलब पी एफ। पहले तो ये दो चीज निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो मास तो दोनों जगह सेम रहेगा ना कार का, यहाँ पे जितना मास है यहाँ भी उतना ही रहेगा। तो मास कितना दिया हुआ कार का 1000। इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी यूज होगा, फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी यूज होगा। बात खत्म, और कुछ नहीं करना है इसको। तो क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। मास ऑफ द कार कितना दिया हुआ है 1000 केजी, ये तो गिवन है, राइट। इसके बाद इनिशियल स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद टाइम 10 सेकेंड तक, कितना एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। हमको जो फाइनल मोमेंटम निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, जो कि हमको पता नहीं है। हाँ, तो वो निकाल लेंगे हम लोग। नाउ इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा पी आई मतलब एम यू, मास इंटू वेलोसिटी। एम कितना है यहाँ पे 1000, यू कितना है 10, तो कितना हो गया 10,000 हो गया ना, 10,000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम निकल गया। फाइनल मोमेंटम के लिए हमको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कोई बता सकते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस यू कितना है भाई 10, ए कितना है 2, t कितना है, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो देयरफॉर फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा m v, यही ना होगा, और m कितना है यहाँ पे 1000 इंटू v कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 30,000, यही ना होगा केजी। इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल वेलोसिटी लिख लो। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है आपसे, चेंज इन, शांत रहोगे तुम लोग, क्या पूछा आपसे चेंज इन, तो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को लिखते कैसे, पहले तो ये देखो, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, इस छोटा सा ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, और इसके सामने में जो भी लग जाए वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में इसका मतलब क्या, ये जो ट्रायंगल है ना छोटा सा, ये अलग से नोट डाउन करके रखो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है, इसको पढ़ते क्या है हम लोग, डेल्टा। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा के साइज का है ना, साइज मतलब डेल्टा के शेप का। नदी डेल्टा बनाता है, ऐसे बनाता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या होता है, ये जिसके भी आगे लग जाएगा, जैसे हम ये लिख दे एफ, एफ मतलब फोर्स, ये लग गया मतलब चेंज। तो किसमें चेंज, फोर्स में चेंज। और इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स। हमेशा फाइनल से इनिशियल को माइनस करना है। चेंज का मतलब क्या, फाइनल से इनिशियल को, जैसे यहाँ पे लग गया डेल्टा वी, मतलब वी फाइनल वी इनिशियल। अगर हम लिख दे डेल्टा एस, मतलब एस फाइनल और एस, क्या बात समझ आ रही है, इसका मतलब होता है चेंज। इसका मतलब क्या होता है, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस। तो क्या होगा यहाँ पे पी फाइनल माइनस पी फाइनल कितना है 30,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा 20,000 केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर हमारा, हो गया। एक और एग्जांपल बना के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे कि आप लोग निकाल सकते हैं। लिखो ना, सबको लिख रहे हो, रेडियो। ए बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, अ बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, अ बॉल ऑफ मास 500 ग्राम
a ball of mass 500 gram moving with a velocity 10 meter per second, moving with a velocity 10 meter per second, moving with a velocity 10 meter per second, strike with the wall, strike with the wall, strike with the wall और कोलाइड विद दी वॉल, कुछ भी लिख सकते हैं, कोलाइड विद दी वॉल। तो एक बॉल है हमारे पास, ध्यान से सुनो, उसका मास है कुछ और वो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, सामने में कुछ वॉल है, उस वॉल में क्या कर रहा है, जाके कोलाइड कर रहा है या स्ट्राइक कर रहा है। तो जैसे कोलाइड करेगा या स्ट्राइक करेगा, इन्होंने क्या किया कि रिबाउंस हुआ उसी जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते पे, है ना, जिस रास्ते से वो आ रहा था उसी पे वो रिबाउंस हुआ। तो रिबाउंस होगा तो कुछ वेलोसिटी क्या होगा, या तो कम होगा, है ना, और उधर से क्योंकि मिल नहीं रहा है तो वेलोसिटी क्या हो गया, इसमें कम हो गया। तो आगे लिखिए क्वेश्चन में, आफ्टर कोलाइडिंग the ball returns on the same path with the velocity 5 meter per second. The ball returned after colliding, ये लिखे, the ball returned along the same path, the ball returned along the same path with a velocity 5 meter per second, with a velocity 5 meter per second. Calculate the change in momentum of the ball. Calculate the change in momentum of the ball. Calculate the change in momentum of the ball. देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है भाई, इधर सुनो ध्यान से, एक वॉल है यहाँ पे और ये बॉल जो है इस तरफ को मूव करते हुए आ रही है कुछ वेलोसिटी से, और जैसे यहां से ये आया तो वॉल से कोलाइड करके ये रिटर्न फिर उसी पाथ में वापस चले गया। तो इन्होंने कुछ इस वेलोसिटी से आया होगा, कितना से आया था 10 मीटर पर सेकंड, और वापस जा रहा है किससे 5 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है क्या, चेंज इन मोमेंटम निकालिए, मास तो दिया हुआ बॉल का, चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा, निकाल के बताइए कितना आया 15, क्या 15 मतलब हमेशा बोलना उसका यूनिट केजी मोमेंटम पर सेकंड। देखो वही लिखा है, बताओ केजी मोमेंटम पर सेकंड होता है क्लास में, इसका मतलब तुम रहती नहीं हो ध्यान से, जब पढ़ाया जाए तो ध्यान से क्लास में रहा करो। केजी मोमेंटम पर सेकंड, देखो कितनी बड़ी बात है, क्या है भाई। हाँ तो कभी कभी अपने से दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग गलत रास्ते में भी लग सकता है। क्या सबका आया उतना ही, क्या सबका आया उतना ही, देखते हैं कितना। तो सबसे पहले देखो ध्यान से सुनो, नहीं बनेगा, इधर देखो मास कितना दिया हुआ भाई 5000 ग्राम हो गया, 500 यही ना दिया हुआ है, तो केजी में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0.5 केजी, यही ना होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना 10 मीटर और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर। लेकिन यहां पे एक चीज है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और जहां वेक्टर है और डायरेक्शन में, इतना पीटेंगे दोनों, क्लास से बाहर निकले दोनों। इशू और क्या नाम है तुम्हारा, हाँ तुम्हारा हाँ, जाओ बाहर जाओ दोनों क्लास से, चुपचाप रह नहीं सकते क्लास में। कहा थे हम, हाँ मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, एक तो इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डायरेक्शन जहां चेंज होगा वहां पे हमको साइन कंसीडर करना पड़ेगा। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और किसी को नेगेटिव। तो ये वाला अगर पॉजिटिव मान ले इधर वाला, तो इधर वाला क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, मतलब इधर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड, होगा कि नहीं -5 मीटर। अब इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना है ना, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज मास 0. और u कितना है 10, तो कितना हो जाएगा भाई ये 5 kg मीटर पर सेकंड।
और फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और मास कितना दिया हुआ 0 पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी कितना है माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, और कितना डेसिमल है तो 2.5 केजी मीटर। कोई दिक्कत? लेकिन हमसे पूछा क्या है, चेंज इन मोमेंटम होता है क्या, पी फाइनल माइनस पी फाइनल कितना है माइनस 2 पॉइंट, और माइनस पी इनिशियल कितना है, तो कितना हो जाएगा भाई माइनस 7.5 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है? अच्छे का हालत खराब हो जाता है इस क्वेश्चन में। और ये तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लिए है। जब डायरेक्शन इधर कर दे, मान ली कि बॉल स्ट्राइक करके इस तरफ को आ गया, क्लास 11 में वो पढ़ना है, और उसके लिए वेक्टर अलजेब्रा पूरा पढ़ना है, बिना वेक्टर का काम ही नहीं चलेगा। या तो सिर्फ प्लस माइनस कर रहे हैं ना, वहां पे cos थीटा sin थीटा tan थीटा ये सब करेंगे, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जितना आसान लगता है उतना आसान। तो हम ये मान सकते हैं कि आप लोग किसी भी सिचुएशन में चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जब तक नहीं निकालिएगा आपको कितना फोर्स लगा रहे हैं वो नहीं निकलेगा। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ का ये स्टेटमेंट ही है, जो अप्लाइड फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम का। किसका? चेंज इन मोमेंटम का, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का होता है। तो चेंज इन मोमेंटम पहले हम लोग को तो निकालना आना चाहिए। तो जब भी फोर्स निकालने जाएंगे पहले तो हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना आना चाहिए, तभी तो फोर्स निकलेगा। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसको डायरेक्टली आप लोगों को एक जो फॉर्मूला पढ़े हैं F बराबर ma, वो डायरेक्टली आता है कि इसको ड्राइव कीजिए, और यही से आता है। मिटा दे। तो फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्क ना कर रहा हो। तो यहां से उन्होंने बताया फोर्स के बारे में कि कोई चीज है जो इसमें चेंज ला सकता है। तो फिर सेकंड लॉ में उन्होंने बताया कि कितना फोर्स लग रहा होगा। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हम चलाने की कोशिश करें, तो उन्होंने बताया कि अगर कितना आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हम लगा रहे हैं ना, पहले ने बताया कि फोर्स लगेगा, दूसरे में बता रहा है क्या अमाउंट ऑफ फोर्स कितना लगेगा। समझ में आई बात की नहीं? तो कितना फोर्स लगेगा वो सेकंड लॉ बताएगा। क्या बात समझ आ रहे हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनो एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है इसके पास मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? होगा ना मोमेंटम। तो जब मोमेंटम होगा और इसमें कुछ चेंज करेंगे तो मोमेंटम में चेंज आएगा, आएगा ना। मोमेंटम में चेंज क्यों आएगा? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम में चेंज आएगा। हायर क्लास में पढ़ जाएगा कि मास में भी चेंज हम लोग ला सकते हैं, है ना। तो फिलहाल तो मास को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि मास नहीं बदलेगा, हम यही मान के पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के पढ़ जाएगा कि मास भी क्या होता है, चेंज हो सकता है। तो फिलहाल बस इतना ही को हम लोग को समझना। तो न्यूटन का पहला लॉ बताया कि फोर्स है, दूसरा लॉ बता रहा है क्या कि कितना फोर्स लग रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, तो किसमें कितना फोर्स लग रहा है उसका एग्जैक्ट अमाउंट बताता है कौन? न्यूटन का सेकंड लॉ। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? फोर्स के अमाउंट के बारे में होगा। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। तो स्टेटमेंट में कह रहा है, ध्यान से सुनो, द अमाउंट ऑफ, लिखो साथ साथ में, द अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले लिख लो फिर स्टेटमेंट को समझेंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल the amount of applied force on an object is directly proportional to the rate of change of linear momentum. linear, तो linear momentum में किस रेट से चेंज हो रहा है उतना ही फोर्स लगेगा। एन डायरेक्शन किधर होगा, and directed along the
डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, तो मोमेंटम का जो चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर। सबसे पहले लिख लो फिर समझते। तो फोर्स कितना लगेगा उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि अप्लाइड फोर्स जो भी होगा वो लीनियर मोमेंटम में किस रेट से चेंज हो रहा है उस रेट के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो फोर्स लग रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर मोमेंटम में चेंज का डायरेक्शन होगा। नहीं समझ आ रही है ना अभी, बस अब फिर हम लोग मैथमेटिकली लिख रहे हैं वो समझ आएगा। मिटा दे, सब लिख लिए, लिख लिए सब कोई। हमारे पास एक बॉल है एफ और इस पे फोर्स हम लगा रहे हैं यहां से एफ, तो इसके पास कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा और कुछ फाइनल मोमेंटम होगा। तो इस फोर्स के कारण से मोमेंटम में चेंज आया, तो बोला कि कितना ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है उसके लिए न्यूटन ने क्या कहा कि जो फोर्स है, फोर्स का जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लेकिन चेंज इन लीनियर मोमेंटम सिर्फ नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कि पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है, पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है, तो क्या होगा ये चेंज इन। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? नहीं, मैं वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ और यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा हुआ। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये चीज है क्या हमारे पास, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो आया है वो ऐसे निकलेगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हम यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि जो फोर्स है इसको हटाना पड़ेगा ना डायरेक्टली का साइन को, और डायरेक्टली का साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, क्या पढ़े हैं सब कोई, और ये कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ पे जब सभी कुछ ऐसा ही में रखेंगे, जैसे कि ये भी ऐसा यूनिट में रख रहे हैं और टाइम भी ऐसा यूनिट में रख रहे हैं, तो के का वैल्यू 1 होता है। के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है फॉर एसआई सिस्टम। के का वैल्यू कितना आता है भाई, 1 आता है। तो यहां पर एफ डायरेक्ट कितना आ गया भाई, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो ये है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ जो फोर्स का अमाउंट को बता रहा है। ठीक है, इतना नोट डाउन करो पहले। तो ध्यान से देखिए हमने क्या कहा, जो भी फोर्स हमारे पास है ये फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। न्यूटन ने ये चीज कहा। और चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं क्या भाई, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही ना होगा। और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का मतलब ये है कि बॉल जब यहाँ पे था और फिर बॉल जब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे था तो कुछ ना कुछ टाइम तो होगा। मान लेते कि यहाँ पे 4:30 पे था और यहाँ पे बॉल जो आ गया 4:35 पे, तो चेंज टाइम में कितना चेंज आया, कितना टाइम लिया इन्होंने, 5 लिया, 5 मिनट। समझ में आई बात की नहीं। और मोमेंटम में चेंज तो पी एफ माइनस, तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, पी एफ को लिखो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी और पी इनिशियल को लिखो मास इंटू, और इसका दोनों के बीच का जो चेंज है इसको हम लोग लिखते हैं टी, इस टाइम को टी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। जैसे कि T2 माइनस T1 को हमने क्या लिख दिया, टी। तो यहां से अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो मास क्या आ जाएगा बाहर, और क्या आ जाएगा v माइनस यू बाई, और v माइनस यू बाई टी होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है। और यही हमारा फोर्स है ना, ये हमारा क्या है, फोर्स। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन के लिए भी आ सकता है। वह मास को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। मास को क्या माना है, मास वेरी नहीं कर रहा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। और मास वेरी करेगा तो फिर फॉर्मूला वैलिड नहीं। हाँ उतार लो, ये डायरेक्टली ड्राइव करने के लिए आता है। अब इसके बाद जो है कई सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं और करेंगे भी क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बस न्यूमेरिकल्स ही करेंगे।